Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today is our topic of discussion रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आज हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक एटम में इकट्ठे मौजूद होते हैं, एक तजर्बा किया जिसे कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है। उसने क्या किया कि उसने सोने के 0.00004 सेंटीमीटर बारीक वर्क पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार की। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ से आए? वो रेडियम और पोलोनियम से इमिट हुए, और रेडियम और पोलोनियम जो थे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और नेचुरली रेडिएशन जो हैं वो इमिट करते हैं। क्यों इमिट करते हैं? ताकि वो स्टेबल हो सकें, ठीक है। और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या थे? वो एक्चुअली हीलियम गैस के न्यूक्लियाई थे, ठीक है, और काफ़ी हद तक मादा के अंदर सलाहियत कर सकते थे। अब क्या हुआ कि सोने के वर्क के पीछे रदरफोर्ड ने फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड से पेंट की हुई स्क्रीन रखी, और फिर उसने ये देखा कि इस स्क्रीन पर अल्फ़ा पार्टिकल्स के क्या असरात हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी जो मुशाहदात हैं रदरफोर्ड ने जो किए वो है कि तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल सोने के वर्क में से बगैर रास्ता तब्दील किए सीधे गुजर गए। अब क्या हुआ कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये आपके पास गोल्ड फॉयल है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स से इमिट होने वाली रेडिएशंस हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मोस्टली रेडिएशंस जो हैं वो सीधी गुजर गई, ठीक है। मोस्टली रेडिएशंस क्या हुई? वो सीधी गुजर गई। नेक्स्ट हम देखते हैं तकरीबन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से सिर्फ चंद का झुकाव बहुत बड़े जाविये पर हुआ, और बहुत कम पार्टिकल्स सोने के वर्ष से टकरा कर वापस आ गए। अब ये सेकंड जो था वो ये ऑब्जर्वेशन की गई कि मोस्ट जो पार्टिकल्स थे वो सीधे गुजर गए। कुछ ऐसे थे जिनकी डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल पे हुई, कुछ ऐसे थे जिनकी डिफ्लेक्शन लार्ज एंगल पे हुई, कुछ ऐसे थे जो कि बाउंस बैक हो गए। अब हम इसके नताइज देखते हैं इस तजर्बे के नताइज क्या जो हैं वो अखज़ किए थे रदरफोर्ड ने इस तजर्बे से। तो सबसे पहले जो है वो है कि चूँकि बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल सोने के वर्क में से बग़ैर किसी झुकाव के गुजर गए, इसलिए एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे गुजर गए, किसी चीज़ के साथ टकरा के वापस नहीं आए, तो जो ज़्यादातर एटम का वॉल्यूम है वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है। सेकंड हमारे पास है चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स का झुकाव ये साबित करता है कि एटम के मरकज़ में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसे एटम का न्यूक्लियस कहा गया। कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स का झुकाव जो है वो ये साबित करता है कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है। किस तरह से पता चला? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज ने रिपेल किया, जिसकी वजह से ये पता चला कि सेंटर में मौजूद जो भी चीज़ है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया। नेक्स्ट ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 3 है। चंद अल्फ़ा पार्टिकल का मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ना ये जाहिर करता है कि न्यूक्लियस बहुत ही कसीफ और सख्त है। इसका ये मतलब है कि जो पार्टिकल बाउंस बैक हुए हैं, ठीक है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए हैं वो ये शो करते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो डेंस है और हार्ड है, ठीक है। उसके बाद जी रिज़ल्ट नंबर 4 है हमारे पास। चूँकि सिर्फ चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स ही वापस मुड़े थे, जिससे जाहिर होता था कि एटम के कुल वॉल्यूम की निस्बत न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। चूँकि बहुत सारे पार्टिकल सीधे गुजर गए, सिर्फ चंद पार्टिकल्स ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए। इससे ये पता चला कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइज़ में स्मॉल है, क्योंकि अगर वो साइज़ में लार्ज होता तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक होते, ठीक है। और रिज़ल्ट नंबर 5 है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये भी रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और रिज़ल्ट नंबर 6 है। चूँकि एटम मजमूई तौर पर न्यूट्रल होता है, इसलिए एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। अब रदरफोर्ड जो है
है उसने ये भी बताया था कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। तो क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से एज अ होल जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और उसके अलावा हमारे पास लास्ट रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट नंबर 7, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी बुनियादी पार्टिकल्स एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस थे। अब रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ डिफेक्ट थे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक जो रदरफोर्ड है उसका ये ख्याल था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है और एनर्जी खारिज करता करता आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाता है, ठीक है। और सेकंड अगर हम बात करें तो जो रदरफोर्ड के मॉडल का सेकंड जो आपके पास डिफेक्ट है वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं, लेकिन जब ऑब्ज़र्व किया गया तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब आप वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो वो जो 7 कलर्स हैं वो क्या चीज़ है, वो स्पेक्ट्रम है। और जो आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसमें आप कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, कलर्स में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में कलर्स में क्लियर बाउंड्री होती है और डिफरेंट कलर्स में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट करें, रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस लिखें। तो ये 2, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपके पास रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस हैं।